अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, हमारे इस टॉपिक का इस चैप्टर का एसएचएम एंड वेव्स का सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हमने निकालना है वेलोसिटी, किसी भी वेव की वेलोसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को वी से और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक वेव भी बना दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि वेव में हमारे पास यहाँ पर क्रस्ट, ट्रफ एंड सो ऑन, ये हमारे पास वेव है। और आपको ये बताता चलूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वेव कंप्लीट कब होती है, तो आप सबको पता है जब हमारे पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब है वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, या वन कंप्लीट साइकिल और वाइब्रेशन। तो मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर ये हमारे पास ये एक वेव है। ठीक है, इसे एक वाइब्रेशन भी कह सकते हैं आप लोग और एक ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। और एक ऑसिलेशन का जो डिस्टेंस होता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, एक क्रस्ट और एक ट्रफ जिसमें शामिल हो, उस डिस्टेंस को हम वेव का डिस्टेंस कहते हैं, विच इज वेवलेंथ। ठीक है, इसे हम लैम्डा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात करता है कि वेव बेसिकली आपको समझाया था एक डिस्टर्बेंस होती है जो कि मीडियम में जनरेट की जाती है और उसके जरिए एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which travels from one place to another place with certain velocity। जाहिर सी बात है, जब भी कोई वेव ट्रेवल करेगी तो उसकी सर्टेन वेलोसिटी होगी, किसी ना किसी वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रही होगी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विच इज v इज इक्वल टू d ओवर t। d इज फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड t फॉर टाइम। अब अगर मैं यहाँ पर इस वेव की बात करूँ आपके सामने कि आपको मैंने वेव ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, हम यहाँ पर बात करते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। हम ये जानते हैं कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी एक साइकिल का मतलब है कि क्रस्ट और ट्रफ, इट मींस 360 डिग्री का इसमें एंगल होता है और वो टोटल कंप्लीट होता है, तो इसे हम वन ऑसिलेशन कहते हैं। और वहाँ ये कह रहा है कि अगर हम वन कंप्लीट ऑसिलेशन की बात करें तो उसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ एक ऑसिलेशन की बात करूं तो उसको कंप्लीट होने में अगर टाइम पीरियड t लग रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा उस वेव का, लैम्डा के बराबर। यही इन्होंने लिखा है कि देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑसिलेशन कंसिडर कर रहे हैं तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, और एक ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस कवर करती है वेव उसे हम वन वेवलेंथ कहते हैं। डिस्टेंस जो कवर होगा किसी भी वेव का एक ऑसिलेशन के अंदर उसे हम वन वेवलेंथ यानी लैम्डा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं डेरिवेशन को आगे लेके चलूं तो आप देखिएगा v इज इक्वल टू डी ओवर टी था, जिसमें मैं कहूँगा डिस्प्लेसमेंट जो है मेरी वो लैम्डा वेवलेंथ के बराबर हो गई है, चूंकि डिस्टेंस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन कवर करने में जो डिस्टेंस लगेगा उसे हम लैम्डा का नाम देंगे, जबकि जो टाइम है वो हमारे पास टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स जो स्मॉल टी मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है इक्वेशन नंबर 1 में, वो बराबर हो जाएगा कैपिटल टी के, एंड कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड एंड इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं दोनों डी को और टी को अगर मैं इंसर्ट करूँ इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1, तो आप देखिए फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, यानी लैम्डा इज बेसिकली द वेवलेंथ एंड डिवाइडेड बाय टी इज बेसिकली द टाइम पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर यहाँ पर हम यूँ लिखें लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, 1 अपॉन टी को लैम्डा से अलग करके लिख दिया। इट मीन्स दोनों का मतलब सेम ही है, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि वी नो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इट मीन्स
F इज इक्वल टू 1/t। इसका मतलब है कि अब मैं फ्रीक्वेंसी के इस फॉर्मूले को अगर मैं प्लेस करूं अपनी इस इक्वेशन में, जिसे आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, अगर मैं 1/t को रिप्लेस कर दूं F से, तो आप देखें इक्वेशन में बन जाएगा पुट इन 2। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में इसको रिप्लेस करता हूं तो आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगी विच इज v इज इक्वल टू lambda multiply by f, and basically it is the relationship between the velocity, frequency and wavelength। हम v, f और lambda का रिलेशन ड्राइव करने जा रहे थे और आपके सामने हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया है। बहुत छोटी सी डेरिवेशन है लेकिन हमारे SLOs का हिस्सा है, और SLOs में बताया गया है कि स्टूडेंट मस्ट नो दैट हाउ टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने अपना रिलेशन ड्राइव कर लिया, और अब इसमें जो v है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ वेव, लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ ऑफ अ वेव, एंड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसी डेरिवेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व आपके साथ, और वो न्यूमेरिकल है हमारी बुक की एग्जाम्पल नंबर 10.2। अगर आप बुक में पेज नंबर 12 पे जाएं तो पेज नंबर 12 में एग्जाम्पल 10.2 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10.2 है जो कि बुक में पेज नंबर 12 पे मेंशन है। इसमें कह रहा है कि अ वेव मूव, एक वेव मूव की गई है ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। इसका मतलब है हमें एक डेटा मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिली है हमें जो कि है 4 हर्ट्ज, एंड अ वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर्स। इट मीन्स वेवलेंथ मिली है हमें 0.4 मीटर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, स्पीड वो पूछ रहा है हमसे। तो आइए डेटा बनाते हैं इसका। डेटा में आपके पास देखें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है जो कि है 4 हर्ट्ज, लैम्डा विच इज वेवलेंथ जो कि गिवन है आपको 0.4 मीटर्स, एंड देन लास्ट में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो v आपसे पूछा गया है, इसका मतलब है डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं फॉर्मूले की तरफ। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाएगा, फॉर्मूला यूज किया जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। नाउ फॉर्मूले के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन और वर्किंग। सॉल्यूशन में आप जो वैल्यूज आपको डेटा ने दी हैं, रिक्वायर्ड हैं, सॉरी गिवन और रिक्वायर्ड हैं, आप उसको उसमें इंसर्ट करेंगे और रिक्वायर्ड वैल्यू आप इसमें से निकालेंगे। तो v इज इक्वल टू एफ की जगह आप f की वैल्यू विच इज 4 हर्ट्ज एंड देन 0.4 इज द फ्रीक्वेंसी। आप देखें फ्रीक्वेंसी आपके पास 4 हर्ट्ज है, जबकि 0.4 मीटर्स आपके पास लैम्डा की वैल्यू दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। चूंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, एंड देन फाइनली यू हैव टू गिव द रिजल्ट, और लास्ट हेडिंग के अंदर आप इसका रिजल्ट बताएंगे। रिजल्ट में आप बताएंगे व्हाट इज द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो आप कहेंगे द स्पीड ऑफ द वेव इज the speed of the wave is 1.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर रिजल्ट। तो आप कोई भी न्यूमेरिकल जब आपके पास आएगा तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करना सीखें ताकि आपको पता हो कि आप डेटा में क्या बता रहे हैं। डेटा में आप जो भी चीज़ बताएंगे वो गिवन और रिक्वायर्ड होती है, कि क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। देन यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपने इस न्यूमेरिकल को फिल करने के लिए और हल करने के लिए। देन फॉर्मूले का सॉल्यूशन होगा आपके पास। सॉल्यूशन में आप अपना आंसर निकालते हैं, जो भी आंसर रिक्वायर्ड होता है उसे आप यहाँ पे निकालते हैं, एंड देन फाइनली जो भी आंसर आया है उसको रिजल्ट की तरह रिजल्ट में आप मेंशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का, और यहाँ हमारा रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का टॉपिक
ख़त्म हो गया है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, विच इज़ रिपल टैंक। और अब हम रिपल टैंक की जानिब आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिपल टैंक है, जो कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया है रिपल टैंक, और उसकी कंस्ट्रक्शन भी आपके सामने यहाँ पर मेंशन है बोर्ड के ऊपर। हम ये स्टार्ट करते हैं, और ये वो टॉपिक है आगा खान बोर्ड का एसएलओस के मुताबिक, जो कि इस चैप्टर में ERQs में एग्जामिनर दे सकता है। ERQs का मतलब आपको बता चुका हूँ, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, जिसे हम 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आगा खान बोर्ड के अंदर, उसमें रिपल टैंक का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पास्ट पेपर्स देखें आगा खान बोर्ड के, तो उसमें आया हुआ है ये टॉपिक। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिपल टैंक, और हम इसको इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, ऐसा डिस्कस करते हैं। आ जाइए। ये बता रहा है कि रिपल टैंक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चूँकि हमारे टॉपिक, जो हमारा चैप्टर है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी वेव्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है, जो डिवाइस यूज़ की जाती है, उसका नाम रिपल टैंक है। अच्छा, रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव्स प्रोड्यूस क्यों करवाई जा रही हैं? ताकि हम क्या कर सकें, स्टडी कर सकें वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो बच्चों आइए मार्क करते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। ठीक है, वाटर वेव्स क्यों प्रोड्यूस करवाई जाती हैं? ताकि हम वाटर वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद कि वाटर वेव्स के अंदर क्या फिनोमेना जनरेट हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, डायफ्रैक्शन हो सकता है, और दीगर जितने भी फिनोमेना है, हम रिपल टैंक के ज़रिए वाटर की वेव्स की जो जनरेट होती हैं, वाटर वेव्स, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी कर सकते हैं। लिहाजा ये वो डिवाइस है। और इस डिवाइस की जो फिगर है वो मैंने आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं, इसको हम पढ़ते जाते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स पढ़ते जाते हैं, और देखते जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो हमारी फिगर में कहाँ कहाँ दिए गए हैं। ठीक है, जो बुक्स के अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन होगी वो आपको पैराग्राफ की सूरत में दी गई होगी, लेकिन मैंने उसको पॉइंट्स में कर दिया था कि बच्चों को याद करने में आसानी हो। तो आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं जो मैंने कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में कि दीज आर द कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स ऑफ रिपल टैंक। ठीक है, रिपल टैंक की डायग्राम आपके सामने है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज दैट रिपल टैंक कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम। ठीक है, एक रेक्टेंगल ट्रे होता है। देखें आप, ब्लू लाइनिंग में आपको, डबल लाइनिंग में आपको एक ट्रे दिख रहा होगा। ट्रे मींस इसके अंदर वाटर होगा। ठीक है, वाटर रखेंगे इसके अंदर हम। ये एक ट्रे है ब्लू कलर का, जो आपको मैंने यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। ये फिगर है हमारी रिपल टैंक की। और रेक्टेंगुलर ट्रे, यहाँ पर देखें, रेक्टेंगुलर ट्रे होगा जिसका बॉटम ग्लास का बना होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब है कि जो बॉटम है वो ओपेक बॉडी नहीं है, वो एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है। चूँकि ग्लास का बना हुआ है, इसका मतलब है जो नीचे सरफेस है ये मेरे पास ग्लास ट्रे है। ठीक है, ये जो पूरा आपके सामने दिया गया है ये ग्लास ट्रे है। नंबर 2 पॉइंट पे चलते हैं। इट इज प्लेस्ड, इट इज व्हाट इट इज, रेक्टेंगुलर ट्रे। रेक्टेंगुलर ट्रे इज प्लेस्ड नियरली ½ मीटर अबव द सरफेस ऑफ टेबल। यानी अगर जिस भी टेबल पे आपने रखा हुआ है, जिस भी टेबल पे आप इसको रखेंगे अपने रिपल टैंक को, उस टेबल से आपका जो ट्रे है वो ½ मीटर की बुलंदी पे होना चाहिए। इसका मतलब है कि ट्रे और टेबल सपोज करेंगे ये सरफेस है नीचे, ये एक टेबल है, ट्रे और टेबल के जो दरमियान फासला है वो तकरीबन नियरली ½ मीटर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस ट्रे को बिल्कुल ज़मीन पे रख देंगे या टेबल के ऊपर रख देंगे तो आप फिनोमेना को ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम ट्रे को हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। वजह भी बताएंगे आपको क्यों, जैसे आप अगली कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको वजह ज़रूर समझ में आ जाएगी कि हम ट्रे को ऊपर क्यों रख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 2 पॉइंट ये था हमारा कि वी हैव टू प्लेस आवर ट्रे, रेक्टेंगुलर ट्रे ऑफ ग्लास ½ मीटर above the surface of the table or above the surface, any surface upon which you have put your ripple tank. Now number 3rd point is that waves are produced in the water. Water कहाँ है? अब water is जो ग्लास ट्रे बनाया है इसके अंदर वाटर है। मैं वाटर बना देता हूँ, यहाँ पर वाटर है। ठीक है, मैं अलाइंस शो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जो है भाई, ये हमारे पास पूरा ट्रे जो है फिल्ड है किससे? वाटर से। अब वेव्स प्रोड्यूस करवाई जाएंगी। अगर मैं एक ट्रे में वाटर डाल फिल करके उसको रख दूंगा तो वो स्टेशनरी वाटर होगा, उसमें वेव जनरेट नहीं होंगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उस ट्रे के अंदर वेव्स जनरेट करवाऊँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ रखनी होगी अपने साथ जिससे मैं मुसलसल
जो है वाटर की सरफेस पे वेव्स को जनरेट करवा सकूं। तो देखें, वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन द वाटर प्रेजेंट इन द ग्लास ट्रे। ग्लास ट्रे के अंदर जो वाटर मौजूद है उसमें वेव्स में कैसे प्रोड्यूस करवा रहा हूँ? बाय द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर। वाइब्रेटर और पेडल आप कुछ भी कह दें। वाइब्रेटर कहाँ लगा हुआ है आप देख सकते हैं आप। दिस फिनोमेना जो पूरा आपके सामने डिवाइस के अंदर दिख रहा है, ये पूरा जो प्रोसीजर है ये सब वाइब्रेटर है। मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये जो चीज़ है हमारे पास ये वाइब्रेटर है। वाइब्रेटर भी कहते हैं, पेडल भी कहते हैं, और ये इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होता है। यानी हम इसको देखिए, हम मैंने स्विच भी बनाया हुआ है ताकि आप प्रॉपर इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखें कि हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देकर हम इस वाइब्रेटर को ऑन करते हैं और वाइब्रेटर फिर वाटर में जो है वाइब्रेशन क्रिएट करता है जिससे वेव्स जनरेट होती हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो देखें मैंने ब्लू कलर में आप देख रहे होंगे, मैंने वाइब्रेटर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन भी किया है कि वाइब्रेटर क्या है। इट इज़ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल मोटर। ऑसिलेटिंग मीन्स विच प्रोड्यूस वाइब्रेशन, और इलेक्ट्रिकल मोटर है यानी ये इलेक्ट्रिसिटी से ड्राइव होगी और चलेगी इलेक्ट्रिसिटी से। वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल ड्रिवन मोटर फिक्स्ड ऑन अ वुडन प्लेट। इस वाइब्रेटर को जो कि इलेक्ट्रिक मोटर है उसको हम वुडन प्लेट, ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है ये वुडन प्लेट है। मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज वुडन प्लेट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर, उसको मैंने वुडन प्लेट के ऊपर जो है माउंट कर दिया है। ठीक है, फिक्स कर दिया है। और अब जब मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगा तो ये वाइब्रेटर वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, और इसकी ऑसिलेशन के नतीजे में जो वुडन प्लेट है वो बार बार सरफेस ऑफ द वाटर से टकराएगी और वाटर वेव जनरेट होगी। जैसे लिखा हुआ है देखें, फिक्स्ड ऑन द वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू जनरेट द वाटर वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। यानी इसका मतलब क्या है कि जब वाइब्रेटर वाइब्रेट करेगा तो वुडन प्लेट जो है वो वाटर की सरफेस पे बार बार स्ट्राइक करेगी, जिसकी वजह से वाटर वेव जनरेट होंगी जो कि स्ट्रेट वेव फ्रंट की होंगी। स्ट्रेट वेव फ्रंट से मतलब ये है, ये जो लिखा हो गया है स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। ठीक है, स्ट्रेट वेव फ्रंट का मतलब है कि जब भी आप स्ट्रेट वुडन प्लैंक है या प्लेट है जब आप उसको स्ट्राइक करवा रहे हैं बार बार वाटर में, तो जिस तरह स्ट्रेट वुडन प्लेट है उसी तरह स्ट्रेट वेव फ्रंट की वेव्स आपके सामने जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। मैंने अब ब्लू कलर से बनाई भी है वेव्स ताकि आपको समझ में आए कि ये जो वेव्स हैं स्ट्रेट वेव्स, दीज आर स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 3 से 4 चीज़ें पढ़ ली। नंबर 1 इज ट्रे, ग्लास ट्रे हमारे पास, उसके अंदर वाटर है। ठीक है, फिल्ड विद वाटर, और उस ट्रे को हमने कितना ऊपर रखा हुआ है, हमने उस ट्रे को 1/2 मीटर्स अबव द सरफेस ऑफ टेबल रखा हुआ है। नंबर 4th पॉइंट इज दैट कि हमने वाइब्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और वाइब्रेटर क्या है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि वुडन प्लेट से अटैच है। जब वो वाइब्रेटर हम ऑन करते हैं तो वो वुडन प्लेट वाइब्रेट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वाटर में स्ट्रेट वेव फ्रंट की वेव जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, और कौन सी चीज़ इसके अंदर? नंबर 4th पॉइंट इज दैट एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज hung over the above the tray to observe the image of water waves on the paper or screen। यहाँ 2 बातें करती है उसने कि हमारे पास 2 और चीज़ें हैं। एक है इलेक्ट्रिकल बल्ब, ये रहा आप देख सकते हैं ऊपर, इसको हैंग किया होता है ऊपर, किसी भी तरीके से ऊपर हैंग कर दें आप इलेक्ट्रिकल बल्ब, और बल्ब जब ग्लो करेगा, जैसे ही ग्लो करेगा तो जाहिर सी बात है वो ग्लास, अब आपको समझ में आएगा कि हमने ग्लास ट्रे क्यों यूज़ किया था, ताकि ग्लास ट्रांसपेरेंट है और जैसे ही हम बल्ब ऑन करेंगे तो जो वेव्स का इमेज वो कहाँ पे आएगा, नीचे स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, और ये है मेरे पास स्क्रीन कह लें या पेपर कह लें, ठीक है, जिस पे आप वेव्स का जो भी इमेज है वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेव्स जनरेट होंगी। जैसे ही आप बल्ब को लाइट अप करेंगे तो बल्ब के लाइट अप होने से जो वेव्स का इमेज है वो नीचे बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वेव का इमेज है वो स्क्रीन पे बन रहा है। अब आपको ये बात समझ में आएगी हमने ट्रे को 1/2 मीटर ऊपर क्यों रखा था, ताकि हम नीचे स्क्रीन को प्लेस कर सकें और अपने इमेज को ऑब्जर्व कर सकें। अगर हम ट्रे को, सेकंड पॉइंट में लिखा था कि हम 1/2 मीटर अबव रखेंगे, अगर हम ट्रे को डायरेक्ट टेबल पे रख देते हैं तो हम स्क्रीन को कैसे प्लेस करते और हमारा इमेज हमें कैसे नजर आता, हम इसको नहीं सॉर्ट आउट कर सकते थे। इसीलिए हमने ट्रे को, हमेशा कंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है कि ट्रे को आप 1/2 मीटर अबव रखेंगे और ट्रे ग्लास का होना चाहिए। अगर ट्रे ग्लास का नहीं हुआ, किसी ओपेक बॉडी का हुआ, तो आपकी लाइट पास नहीं करेगी, आपका इमेज नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड ट्रे अगर आप टेबल पे रख देंगे तो आप स्क्रीन को अंदर नहीं इंसर्ट कर सकते, फिर भी आप इमेज नहीं देख सकेंगे।
तो हर पॉइंट जो है इसमें वैलिड है और इसी तरह से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने रिपल टैंक को। और आप देख सकते हैं कि रिपल टैंक ने क्या किया, पहले वेव प्रोड्यूस करवाई, वाइब्रेटर के थ्रू वेव प्रोड्यूस हुई, फिर हम स्टडी करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैसे स्टडी किया जाता है, आपने देखा ऊपर बल्ब रखा हुआ है हमने और नीचे स्क्रीन रखी हुई है। जब आप स्क्रीन नीचे रखेंगे तो आपको यहाँ पर डार्क और ब्राइट लाइंस दिखेंगी, ठीक है। मैं डार्क लाइन को ब्लैक से बना रहा हूँ और वाइट लाइन खुद बहुत वाइट बोर्ड है तो आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट आपको लाइंस दिख रही हैं। ये लाइंस किसको शो कर रही हैं, ये इमेज शो कर रही हैं ऊपर से आने वाली वेव्स का, ठीक है। ऊपर वेव जनरेट हो रही होंगी, वाटर वेव्स। वाटर वेव्स में बहुत सारे क्रस्ट भी होंगे, वाटर वेव में ट्रफ भी होंगे, क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। जितने भी क्रस्ट होंगे आपके पास, ठीक है, जितने भी क्रस्ट होंगे आपके पास वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ब्राइट लाइन को। इट मीन्स जो व्हाइट लाइन है वो क्रस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जबकि जो ट्रफ है वो डार्क लाइन है और ब्लैक लाइन मेरी रिप्रेजेंट कर रही है ट्रफ को। तो लास्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव। जो भी वेव अंदर जनरेट हो रही है वाटर वेव्स, उसका जो क्रस्ट और ट्रफ है वो अपीयर्स एज ब्राइट एंड डार्क लाइंस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मतलब है कि जितने भी क्रस्ट हैं उसको आप ब्राइट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जितने भी ट्रफ हैं आप उसे डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने रिपल टैंक के अंदर पढ़ लिया कि रिपल टैंक को हम क्यों यूज़ करते हैं, और अब इसके फिनोमेना हैं 3 जिसको हम स्टडी करेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। इन तीनों फिनोमेना को हमने डिटेल में डिस्कस करना है और अब हम उस पर चलते हैं। यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन सीख ली और इसकी डेफिनेशन पढ़ ली हमने कि रिपल टैंक किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट इसके फिनोमेना पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम जाएंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर। और रिफ्लेक्शन में जैसे कि आपको पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन, तो आप कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। आज जब लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे तो लाइट में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, साउंड का चैप्टर पढ़ेंगे तो साउंड में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अभी हम वेव्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और वेव्स में हम चूंकि रिपल टैंक का टॉपिक कर रहे हैं और रिपल टैंक में प्रोड्यूस करवाई जाती हैं वाटर वेव्स, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे वाटर वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कैसे होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक होगा वाटर वेव्स में रिफ्लेक्शन कैसे होती है और डायफ्रैक्शन कैसे होती है। तो पहले मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रिफ्लेक्शन कैसे की जाती है वाटर वेव्स के अंदर। तो सिंपल है, देखें ये मेरा रिपल टैंक था और रिपल टैंक के अंदर अगर मैं वाटर वेव्स जनरेट करवा रहा हूँ तो वाटर वेव स्ट्रेट वेव फ्रंट से प्रोड्यूस हो रही होंगी, ठीक है। ये स्ट्रेट वेव फ्रंट है और इस तरह वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हुई आ रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकें और देख सकें तो आपने यहाँ पर ऑब्स्टिकल रखना होगा। ऑब्स्टिकल से मुराद कोई भी ऑब्स्टिकल हो सकता है, सॉलिड ऑब्स्टिकल, इट इज़ अ स्ट्रेट बार। इस तरह देखें ब्लैक कलर का जो मैंने रखा है ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑब्स्टिकल है, ठीक है। मैंने इस ऑब्स्टिकल को प्लेस कर दिया है इन बिटवीन वेव्स। वेव्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं और जैसे ही मैं यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल प्लेस करूँगा उसकी डायग्राम मैंने यहाँ बनाई हुई है, ठीक है। जैसे ही मैं ऑब्स्टिकल प्लेस करूँगा तो वेव आकर उससे टकराएंगी, ठीक है। वेव आकर इससे टकराएंगी और टकराने के बाद अपना रुख चेंज कर लेंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखें ब्लू कलर्स में वेव आ रही हैं और वेव आके इस ऑब्स्टिकल से टकराएंगी। टकराने के बाद ये मैंने रेड कलर का एरो बनाया है, ये रेड कलर का एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त वेव की आने की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अगर वेव ऑब्स्टिकल से टकरा कर हमेशा जिस एंगल से टकराएंगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा उनका, एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन कि जिस एंगल से वेव स्ट्राइक करेगी ऑब्स्टिकल के ऊपर उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी बाउंस बैक हो जाएगी। और देखें बाउंस बैक होने के बाद उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और वेव भी देख सकते हैं आप, पहले ब्लू लाइंस आपकी स्ट्रेट आ रही थी और जैसी ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक करेंगी उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगी। अच्छा, ये फिनोमेना हमें कैसे देखने को मिलेगा? हमें देखने को ऐसे मिलेगा कि जब मैंने रिपल टैंक के अंदर एक ऑब्स्टिकल प्लेस किया है, ये वेव्स आकर इससे स्ट्राइक करेंगी और थोड़ी देर के बाद मुझे ये फिनोमेना देखने को मिलेगा कि मेरी वेव स्ट्रेट आ रही थी और इससे स्ट्राइक करने के बाद वेव यूं करके रिफ्लेक्ट होने लगी हैं। और ये फिनोमेना में बल्ब के ज़रिए, जो बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया हुआ है हमने, उसके ज़रिए हम स्क्रीन पे नोट डाउन करेंगे, यानी स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे हम उसकी पिक्चर्स लेकर और उसकी स्क्रीन पे इमेजेस देखकर हम ये फिनोमेना इस तरह से देख सकेंगे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। वो कहता है कि व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम, जब वेव किसी एक मीडियम में यानी वाटर के अंदर यहाँ पर ट्रे में मूव कर रही हैं, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, ठीक है। अनदर मीडियम कौन है? ऑब्स्टिकल।
जब वाटर वेव्स प्रोड्यूस एक मीडियम में हो रही होंगी और दूसरे मीडियम पे आके जब स्ट्राइक करेंगी वो, ठीक है, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दे बाउंस बैक, वो वापस फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक हो जाएंगी, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। सिंपल सा फिनोमेना है, जब वाटर वेव्स एक मीडियम में प्रोड्यूस होंगी और किसी दूसरे मीडियम पे लगकर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दे बाउंस बैक, वो वापस पहले मीडियम में अगर बाउंस होती हैं, सच दैट, इस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली अगर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़ें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे लाई करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे ये बात हो रही है यहाँ पर। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी जो इंसिडेंट रे है वो ये है, यहाँ पे आके इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मल रे हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये मैं डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, ये मेरी नॉर्मल रे है, ठीक है, नॉर्मल रे हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जिस एंगल से आके मेरी वेव ने स्ट्राइक किया है, रेड कलर में आपको नजर आ रहा होगा, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट किया है, उस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी यहाँ मैं मेंशन कर सकता हूँ इट इज एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जब ये इंसिडेंट होगी, सपोज करें यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, इंसिडेंट होकर वो रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पर भी अगर आप नॉर्मल बनाएं तो नॉर्मल बनेगी यूं, ठीक है, नॉर्मल रे बन गई, हमेशा 90 डिग्री पे होती है सरफेस के, ठीक है। अब जो मेरा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड ये वाली रेड है, इसका एंगल कहलाएगा एंगल आर। अगर यहाँ पर एक वेव, वाटर वेव आई है, उसने 30 डिग्री से इंसिडेंट किया है, ठीक है, यानी वो टकराई है ऑब्स्टिकल से 30 डिग्री पर, तो जाहिर सी बात है, लाजमी है, लॉ ये कहता है हमारा कि जब वो टकरा के वापस बाउंस बैक होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है, फर्स्ट मीडियम से आ रही है, सेकंड मीडियम पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक का मतलब इंसिडेंट करेगी, इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी, जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वापस से फर्स्ट मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगी और जो उसका एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। लॉ हमें ये कहता है कि एंगल ऑफ री इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर ये एप्लीकेबल है तो उस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कहा जाता है, और हमेशा चाहे साउंड हो, लाइट हो या आपकी वाटर वेव्स हो, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना में ये रिफ्लेक्शन का लॉ है जो उसे फॉलो करना पड़ता है। लिहाजा आप इसको सम अप करते हैं इस फिनोमेना को कि रिपल टैंक के अंदर हम वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाउ? इफ वी प्लेस द ऑब्स्टिकल इन प्रोड्यूस वाटर वेव जो प्रोड्यूस हुई है उसमें हम अगर ऑब्स्टिकल प्लेस करेंगे, जिस एंगल पे भी प्लेस कर रहे होंगे हम ऑब्स्टिकल, वाटर वेव जब उससे स्ट्राइक करेंगी तो जो वाटर वेव्स का इंसिडेंट एंगल होगा, वाटर वेव्स टकराकर वापस से बाउंस बैक करेंगी उसी सेम एंगल से, लिहाजा वाटर वेव्स का इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होगा। दैट इज नोन एज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी बात, और यहाँ हमारा रिफ्लेक्शन का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम जाएंगे कि रिपल टैंक के अंदर जो वाटर वेव जनरेट हो रही होती हैं वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे करती हैं, यानी हाउ वी कैन ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, मैंने रिफ्लेक्शन का भी आपको यहाँ बताया कि जैसे ही हम यहाँ ऑब्स्टिकल प्लेस करेंगे तो वेव्स यहाँ पर बाउंस बैक होंगी, जिसका इमेज हमें यहाँ स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये इमेजेस ही हैं जो मैंने आपके सामने बनाए हैं। ये जब लाइट पड़ेगी यहाँ से ऊपर से इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है वो लाइट करेगा, और लाइट के नतीजे में यहाँ पर एक इमेज आएगा, जो कि इमेजेस मैंने आपके सामने बनाए हैं कि फर्स्ट वो इमेज ये था, लेकिन टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट हुई हैं तो उसका इमेज इस तरह का है कि वेव्स अब यूँ प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं। तो दीज आर द इमेजेस टेकन फ्रॉम रिपल टैंक, और यहाँ हमारा रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ख़त्म होता है। अब हम जाएंगे रिफ्रैक्शन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, आपके सामने रिफ्रैक्शन का फिनोमेना बोर्ड पे मेंशन है, आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम मेंशन की हुई है और उसकी डेफिनेशन मेंशन कर दी है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम वाटर वेव्स में रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व करें तो हमें रिपल टैंक के अंदर एक ब्लॉक टाइप या एक ऑब्स्टिकल टाइप को सबमर्ज करना पड़ेगा वाटर के अंदर,
ताकि हम रिपल टैंक के अंदर वाटर लेवल को शैलो और डीप में कन्वर्ट कर सकें। मैं डायग्राम के थ्रू किया हुआ है कि मैंने एक ब्लॉक, ये आप देख रहे हैं एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने वाटर में प्लेस कर दिया है। मैं कहाँ प्लेस कर दूँ, देखिए ज़रा बोर्ड पर, मैंने ब्लॉक को, एक ब्लॉक लिया है जिसको मैंने यहाँ पर यूँ मैंने सबमर्ज कर दिया है। ठीक है, अब आप समझिएगा कि जो ये सरफेस है ये, इसकी डेप्थ कम हो गई है। ठीक है, शैलो हो गया है ये, इसकी डेप्थ कम हो गई है। अगर मैं इसका आपको इसका साइड व्यू दिखाऊं तो साइड व्यू इसका ये है, कुछ इस तरीके से है। आप देखें, अगर ये ट्रे है मेरे पास और ट्रे का साइड व्यू आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, रिपल टैंक का जो ग्लास ट्रे है उसका साइड व्यू है, ये फुल ऑफ वाटर है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट जो है वाटर फिल हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त वाटर की डेप्थ सेम है तो आप कहेंगे यस सर, इस वक्त जो है वाटर की डेप्थ यहाँ पर भी सेम है, ये इसकी डेप्थ है डी और पूरी डेप्थ सेम है। अगर मैं रिपल टैंक के अंदर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ तो मुझे रिपल टैंक के अंदर जो वाटर है उसकी डेप्थ में चेंजेस लानी होंगी, यानी कहीं पे मुझे शैलो वाटर करना पड़ेगा, कहीं पे मुझे डीप वाटर करना पड़ेगा। फॉर दैट सेक आई हैव टू सबमर्ज अ ब्लॉक और एन ऑब्स्टिकल इनटू द ट्रे, इनटू द ग्लास ट्रे। अब देखिए मैंने एक ऑब्स्टिकल यहाँ पर रखा है, ये ऑब्स्टिकल इस तरह का है, कुछ एक ब्लॉक टाइप है, मैंने यूँ रख दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, और बल्कि साइड व्यू दिखा रहा हूँ रिपल टैंक का। ठीक है, ये रिपल टैंक के जो है वो, अब आप देखें तो आप कहेंगे सर आपने वाटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक हिस्सा है डीप वाटर का और एक हिस्सा है जहाँ पे वाटर की डेप्थ बहुत कम है और इसे कहते हैं हम शैलो वाटर। ठीक है, जहाँ पे डेप्थ बहुत कम होती है वाटर की उसे शैलो वाटर कहा जाता है और यहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा है। अब जो मेरा वाइब्रेटर लगा हुआ है वो वाइब्रेटर मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, जो आपका वाइब्रेटर लगा हुआ है वो इधर लगा हुआ है, वो इधर जैसे ही वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पर वाटर वेव जनरेट होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर वेव्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं, डीप से शैलो वाटर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इसकी डायग्राम, इसकी जो इमेज है वो ऊपर से बल्ब, आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑन होगा, उसकी इमेज जो है स्क्रीन पे लेगा, जो कि स्क्रीन पे इमेज आपके सामने यहाँ मैंने शो ऑलरेडी कर दी है। तो हमारे पास जो ऑब्स्टिकल था वो यहाँ पर है ऑब्स्टिकल, ये पूरा जो आप लाइन देख रहे हैं ये वो लाइन है ब्लैक कलर की जो किसको अलग कर रही है, इट इज़ बेसिकली द बाउंड्री ऑफ डीप वाटर एंड शैलो वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डीप वाटर और शैलो वाटर के बीच में एक बाउंड्री लाइन बन चुकी है। ठीक है, जो कि ये बाउंड्री लाइन होगी हमारे पास। अब क्या होगा, जब हम वाटर वेव्स जनरेट करेंगे तो वाटर वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ जा रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गौर से आपने इस बात को ऑब्जर्व करना है कि जो भी डायरेक्शन होती है वाटर वेव्स की वो हमेशा नॉर्मल होती है टू द वेव फ्रंट। इस वक्त मेरे वेव फ्रंट स्ट्रेट हैं, तो जो मेरी प्रोपगेशन ऑफ वेव की जो डायरेक्शन है वो मेरे पास आप यूँ कह सकते हैं कि नॉर्मल है। मैं यहाँ पर इसको यूँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, बल्कि ब्लैक से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको नज़र भी आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरी डायरेक्शन है टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। जो वेव्स हैं वाटर वेव्स वो मेरी यूँ जा रही हैं। ठीक है, अब अगर आप इस पर नॉर्मल बनाएं तो स्टूडेंट नॉर्मल के लिए मैंने आपको बताया था कि आप परपेंडिकुलर करते हैं सरफेस के ऊपर। सरफेस पे जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो आपको पता है ये सरफेस पे परपेंडिकुलर है। और अब अगर आप यहाँ पर देखें कि वेव्स आपकी थोड़ी सी बेंड हो गई हैं, तमाम की तमाम वेव्स डीप से शैलो वाटर में जाने के लिए मैं वेव्स को डीप से प्रोड्यूस करवा रहा हूँ और डीप से मेरी वेव्स शैलो की तरफ जा रही हैं। जैसे ही वो उस बाउंड्री पे पहुँचती हैं जहाँ पे सेपरेट हो रहा है मेरा शैलो और डीप वाटर, उस बाउंड्री पे पहुँचने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। कौन? वाटर वेव्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं और दैट चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन इज नोन एज बेसिकली द रिफ्रैक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन की क्या हो गई, यू हो गई डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है हमारे पास और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास ये रिफ्रैक्शन होगा, नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हमेशा बाउंसिंग बैक होता है, रिफ्रैक्शन में कभी बाउंसिंग बैक नहीं होता हमारे पास। लिहाजा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे आपने देखा कि वेव जो है स्ट्रेट जा रही थी नॉर्मल टू द वेव फ्रंट्स। जैसे ही वो बाउंड्री आई जिस पर शैलो और डीप वाटर की बाउंड्री बनी हुई है, जैसे ही वेव उसमें से गुजरी है तो वाटर वेव्स की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। व्हेन द वेव फ्रॉम वन मीडियम enters into the second medium
फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम कौन सा है, एक डीप वाटर का है और एक शैलो वाटर का है। जब सेकंड मीडियम में जाएंगी एट सम एंगल, सर्टेन एंगल के ऊपर, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस। जो वाटर वेव्स का ट्रेवल होने की जो डायरेक्शन है, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने एरो से रिप्रेजेंट की गई है, वो डायरेक्शन चेंज हो गई है। दैट चेंजिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ अहम बातें भी और अहम पॉइंट्स भी जो हमने पढ़ने हैं वो ये है कि वेव की जो स्पीड है, जिसे हमने कहा था v इज इक्वल टू, आज ही क्लास में पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, वेव की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ वाटर पे। इसका मतलब है जब वेव्स यहाँ प्रोड्यूस हो रही होंगी तो उनकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जब वो शैलो वाटर में मूव्स करेंगी। ठीक है, कैसे, किस तरह में पता चला, आप देख सकते हैं वेवलेंथ इज डिक्रीज इन शैलो वाटर। इसका मतलब यह है कि जो शैलो वाटर की वेवलेंथ है और जो डीप वाटर की वेवलेंथ है उनमें फ़र्क होता है। हमेशा याद रखें, जो डीप वाटर के अंदर वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ प्रोड्यूस इन शैलो वाटर। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो रिपल टैंक के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब भी हमारे पास वाटर वेव जनरेट होती हैं तो डीप वाटर में हमारे पास ज़्यादा वेलोसिटी होती है वेव की, जबकि शैलो वाटर में हमारे पास कम वेलोसिटी होती है। जबकि अगर आप कहेंगे सर वेलोसिटी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों पर, अगर वेवलेंथ जो है डीप वाटर में बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। ये एमसीक्यूज में भी आता है कि बताएं रिपल टैंक में जो है फ्रीक्वेंसी सेम रहती है डीप और शैलो में या चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन बोथ डीप और शैलो, बोथ वाटर के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वही होगी जो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पर वाइब्रेटर लगा हुआ था हमारे पास रिपल टैंक में, चाहे आप इधर ऑब्स्टिकल रखें, रिफ्लेक्शन कराएं, रिफ्रैक्शन करवाएं, वाइब्रेटर आपके पास इलेक्ट्रिकल मोटर है जिसकी ऑसिलेशन, जो ऑसिलेटर है बेसिकली ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और इसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अगर आप कभी भी मार्केट से वाइब्रेटर खरीदने जाएंगे तो उसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी जिसमें वो हमेशा रन करेगा। इसका मतलब है कि आप वाटर को शैलो करें, डीप करें, फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, देखें इधर, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेलोसिटी सिर्फ डिपेंड किस पे करेगी, वेवलेंथ पे करेगी। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, यानी डीप वाटर में वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और यही अगर मैं कहूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो है वो शैलो वाटर में ले रहे हैं तो उसके अंदर जो वेलोसिटी आएगी वो मिनिमम वेलोसिटी आएगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डेप्थ, एज द डेप्थ इंक्रीजेज द वेवलेंथ इंक्रीजेज एंड द डेप्थ डिक्रीजेज। इसका मतलब है कि हमारे पास जब शैलो वाटर होगा तो वेवलेंथ इज ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है स्टूडेंट, ये अहम बातें जो कि हमने रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में सीखी हैं कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हमेशा तब प्रोड्यूस होगा जब हम रिपल टैंक के अंदर अपने वाटर के दो हिस्से कर देंगे, एक शैलो वाटर, एक डीप वाटर। और इसको करने के लिए हम किसी भी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ऑब्स्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम उसको ट्रे के अंदर सबमर्ज करेंगे तो वाटर का जो लेवल है, वाटर की जो डेप्थ है पूरे रिपल टैंक के अंदर वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, देयर विल बी अ बाउंड्री बिटवीन अ शैलो एंड डीप वाटर। जब हम उसमें से वेव जनरेट करेंगे तो वेव जनरेट करेंगी डीप से शैलो के अंदर, इस बाउंड्री पे आकर जो वेव्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी एंड दैट चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेव्स इज नोन एज रिफ्रैक्शन। होपफुली आपको ये तमाम फिनोमेना समझ में आ चुका होगा कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे दी है विद द हेल्प ऑफ इमेज। ठीक है, और आपको यहाँ पे मैंने साइड व्यू से भी रिप्रेजेंट करके दिखाया कि कैसे हम इसके अंदर ऑब्स्टिकल प्लेस करेंगे और किस तरह से हमारे पास एक डीप वाटर होगा और एक हमारे पास शैलो वाटर होगा। और जब कभी डीप से शैलो में ट्रेवल होगा वाटर तो जो बाउंड्री है डीप और शैलो की, उसमें हमारी वाटर वेव्स की जो ट्रेवल होने की डायरेक्शन है वो चेंज होगी एंड दैट चेंजिंग इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे लास्ट फिनोमेना जो रिपल टैंक के अंदर हमने पढ़ना है एंड दैट इज डायफ्रैक्शन। ठीक है, इसको आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें, वरना चाहें तो उसका आप स्क्रीनशॉट भी। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, डायफ्रैक्शन की हेडिंग मैंने डेफिनेशन मैंने लिख दी है बोर्ड के ऊपर और फिनोमेना की मैंने इमेज भी बना दी है आपके सामने। ये बहुत इजी फिनोमेना डायफ्रैक्शन का कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कभी आप रिपल टैंक के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें आप कोई भी दो ऑब्स्टिकल जो है, अगर वाटर वेव्स की जो जनरेशन है उसके दरमियान आप दो ऑब्स्टिकल रख देंगे तो अराउंड द कॉर्नर्स एंड एजेस ऑफ द ऑब्स्टिकल आपकी जो वाटर वेव्स हैं वो स्ट्राइक करेंगी और उसके अराउंड जो बैंड्स और एजेस हैं उसके अराउंड बेंड हो जाएगी वेव्स या स्प्रेड हो जाएंगी। दैट इज बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव वाटर वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल
और एजेस और कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज नोन एज डायफ्रैक्शन। ठीक है, देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल और स्लिट्स। चाहे ऑब्स्टिकल रखें चाहे आप स्लिट्स रखें, ठीक है, उनके शार्प एजेस और कॉर्नर्स पे अगर वेव बेंड हो रही है या स्प्रेड हो रही है तो उसे हम डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कहते हैं। देखिए मैंने एक इमेज बनाई हुई है आपके सामने, वाटर वेव्स स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और ये रिपल टैंक के अंदर ही हो रही हैं। जैसे मैंने आपको रिपल टैंक बताया था, ये मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ये रिपल टैंक है। रिपल टैंक के अंदर यहाँ वाइब्रेटर लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ वाइब्रेटर लगा हुआ है आपके पास। वाइब्रेटर जब ऑसिलेट करेगा तो रिपल टैंक में वेव्स जनरेट होंगी जो कि स्ट्रेट वेव फ्रंट की वेव्स होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं स्ट्रेट वेव्स के दरमियान कोई ऑब्स्टिकल रखता हूँ, ठीक है, या कोई स्लिट्स रखता हूँ, ऑब्स्टिकल्स या स्लिट अगर मैं इसके अराउंड रखता हूँ, तो जब वाटर वेव आके इससे स्ट्राइक करेंगी, याद रखिएगा इन लाइन रखना है आपने, इन लाइन। अगर आपने जरा सा भी एंगल दे दिया स्लिट्स को तो जाहिर सी बात है ये फिर से रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो जाएगा। हमने कहा था जब कभी ऑब्स्टिकल को किसी एंगल पे रखेंगे तो वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हमें इस वक्त रिफ्लेक्शन नहीं डायफ्रैक्शन करवाना है, तो इसमें हमने ऑब्स्टिकल्स को इन लाइन रखना है वेव्स के। जैसे ही स्ट्रेट वेव्स से स्ट्राइक करेंगी तो वेव्स इसके एजेस, शार्प एजेस एंड कॉर्नर्स के अराउंड बेंडिंग शो करेंगी और स्प्रेड हो जाएंगी। तो दैट इज नोन एज बेसिकली द डायफ्रैक्शन। और ऊपर से आपने बल्ब लगाया होगा, नीचे इसका इमेज आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जिसको आप कैप्चर कर लेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इमेज फॉर्म हो जाएगा कि किसी भी ऑब्स्टिकल या स्लिट्स से स्ट्रेट वेव्स जब स्ट्राइक करेंगी तो उनके एजेस और उनके कॉर्नर्स पे वो बेंड हो जाएंगी और दिस बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग इज नोन एज द डायफ्रैक्शन। इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि डायफ्रैक्शन का फिनोमेना तभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आपके ऑब्स्टिकल कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ वाटर हो। जितनी वाटर वेव्स की वेवलेंथ होती है उसके कंपेरेबल आपके ऑब्स्टिकल्स का जो है वो लेंथ होनी चाहिए, या उनके दरमियान का जो फासला है ऑब्स्टिकल्स के वो वेवलेंथ ऑफ वाटर के बराबर होना चाहिए या कंपेरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर वाटर की वेवलेंथ फॉर एग्जांपल वाटर की वेवलेंथ 2 मीटर्स है और आप जो है वो 20 मीटर्स के ऑब्स्टिकल के दरमियान फासला देके बैठे हुए, तो इसका मतलब है कि इसमें डायफ्रैक्शन का फिनोमेना आपको नहीं ऑब्जर्व होगा। आपने अपने ऑब्स्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ वाटर रखना है। यही वो कंडीशन होगी जिसकी बेस पे आपको वाटर की डायफ्रैक्शन जो है क्लियरली जो है ऑब्जर्व करने को मिलेगी, ठीक है। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व क्लियरली इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ वेव्स, ठीक है। अगर आपका जो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल है वो वाटर वेव्स की वेवलेंथ की कंपेरेबल नहीं हुआ तो आपको रिपल टैंक के अंदर डायफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। तो बस ये हमारा आखिरी टॉपिक था आज का, जिसमें हमने रिपल टैंक को टोटली कंप्लीट किया है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी ERQs के अंदर खान बोर्ड में आता है और हमने इसको डिटेल में कवर किया है। सबसे पहले हमने रिपल टैंक की डेफिनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन को डिटेल में पढ़ा है। हमने आपको यहाँ पर बना के भी दिखाया रिपल टैंक। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ के उसकी इमेजेस को भी डिस्कस कर लिया है। होपफुली आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, ये SLO अगर आपको दिया जाता है ERQs के अंदर, तो आप उसको बखूबी कर सकेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इजाज़त दें आप, अल्लाह हाफिज़।